तो ये समझ में आया सबको? तो बहुत क्वेश्चन में क्या होता है, कोई गैस को देता नहीं है, वो कई बार वो सिर्फ ये लिखेगा एक गैस थी जिसका वेपर डेंसिटी 50 है, तो आप समझ जाओगे कि उसका मोलर मास क्या होना चाहिए। अब आगे वो क्वेश्चन में आपको मोलर मास देगा नहीं, और आप कहोगे गैस को तो हम जानते नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सी गैस है? तो वो वहां पे क्या देगा आपको, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी से आपको मोलर मास निकालना है, और मोलर मास से आपको पहचानना है वो कौन सी गैस है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा आपको, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है? पहले मैं यहाँ पे मोलर मास लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन मैंने लिखा है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 22। अब बताओ कि कौन सी गैस होगी, फाइंड आउट द गैस। अब इतना आसान नहीं है, आपको दे दिया NO2, N2O, SO2 एंड SO3। बताओ कौन सी गैस होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से पहचानो कौन सी गैस है। हाँ, वेरी गुड आदित्य मयिकर। तो क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बदलते जाएंगे। अंश गांधी, आदित्य गवास, प्रसाद, वेरी गुड। ऐसे ही होते, देखो आप कहोगे हमें तो कोई लेना देना ही नहीं। अनुजा, आदित्य बिल्कुल सही आंसर है। सूर्यवंशी, रुजुल, वेरी गुड। पार्थ, सही आंसर है। तो ये होता है, देखो यहां से इसका कोई मतलब नहीं है। पृथ्वीराज, सही आंसर है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे ये वेपर डेंसिटी दी और हमें पूछ लिया गैस कौन सी है बताओ, तो इस गैस से कभी भी वेपर डेंसिटी से आप तुरंत गैस में पहुंच जाओगे। कैसे करके, यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है तो आप निकालोगे पहले मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, यानी 22 इंटू 2 मीन्स 44। अब देखो यहाँ पे कौन सी गैस है जिसका मोलर मास आएगा 44। हाँ मनाली, बिल्कुल सही। इसका किया आपने 14 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस 14 यानी 46। रिजेक्ट कर दो आकाश, सही आंसर है। अब सेकंड देखो, 2 इंटू 14 प्लस 16 दैट इज 44, बिल्कुल सही आंसर। इसका करके देखेंगे, इसका तो अभी हमने किया था, इसका भी किया था। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है गैस कौन सी होगी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम बोलेंगे हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, कहां से करेंगे हम लोग। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको मिसिंग ना हो, ठीक है। आपको पहले होमवर्क दिया जाएगा, उसे सॉल्व करना है, फिर हम उसे क्वेश्चन लेंगे। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन ये एक दूसरे से लिंक वाले होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसमें आपको एक बार, ठीक है, फिर हम आगे आते हैं इंपॉर्टेंट लॉ पे जो ग्राहम ने दिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे देता हूं, ठीक, बहुत ध्यान से करना है आप लोगों ने। यहां पे लिखा मैंने वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू ट्वेंटी 29। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 29। कंपाउंड दे दिया मैंने आपको यहाँ पे N2O3, सेकेंड इज N3O, दे दिया मैंने आपको यहां से N2O5, और फोर्थ दे दिया मैंने यहाँ पे आपको SO2 दे दिया। इसमें से बताओ, हाँ वेरी गुड अंश गांधी, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन पार्ट है, आदित्य गवास, अनुजा, वेरी गुड। कैलकुलेशन होनी चाहिए जो माइंड में ही कर दे कैलकुलेशन को फटाफट। अदिति बिल्कुल सही है। और
प्रसाद बिल्कुल सही, आदित्य मयेकर, सूर्यवंशी, राइट आंसर, सिद्धि बिल्कुल सही है। तो ये होता है, देखो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, पूरा दिमाग माइंड को यूज करेगा, जो उसे याद नहीं करना पड़ेगा, वो समझ के कर लेगा सारे क्वेश्चन को। यही फर्क होता है कि आपको याद करना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही पृथ्वीराज, दैट इज सेकंड आंसर। ठीक है, कैसे हुआ सेकंड आंसर को, मनाली सही आंसर है। अब देखो वेपर डेंसिटी गिवन है मुझे 29, तो पहले मैं निकालूंगा इसका मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा, 29 इंटू 2, 58। अब इसमें से मुझे देखना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका मोलर मास आएगा 58। तो मैं एक एक करके सब कुछ चेक करूंगा। चेक आप कर सकते हो देख के भी, देखो N2 है पहले का, देखो N2 मींस 14 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, तो 16 3 जा 48 प्लस 28 होगा नहीं, से हटा दो, क्रॉस कर दो। सेकेंड देखेंगे हम, नाइट्रोजन के 3 हैं, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, जिसका माइंड शार्प चलता है उसको देखना पड़ेगा बस। 14 इंटू 3, 14 3 जा 42 प्लस 16 यानी 58, तो ये आंसर सही हो गया। इसका देखो थर्ड वन का करेंगे 14 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 5, 16 5 जा 80, पहले ही क्रॉस कर दो, हो नहीं सकता। इसका देखो ये हो गया 32 प्लस 32 64 क्रॉस, तो इसी तरीके से आंसर सेकंड। तो यहां पर मैं इसे एंड करता हूं, आगे हम बढ़ जाते हैं इसके। अब है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। नेक्स्ट हेडिंग देखो पेज नंबर 155, कहीं आप आंसर में भी वही लिखोगे सी, पेज नंबर 155, ठीक है 155, बट आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और इसी को हम कहते हैं इफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ठीक है। आपको लग रहा होगा डिफ्यूजन और इफ्यूजन मैंने लिख दिया है, ये दोनों के लिए वैलिड होता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन। देखो इसमें लिखा हुआ है इसकी डिफाइन, डिफ्यूजन क्या होता है, किसी को पता क्या होता है डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन। आपने पढ़ा होगा पहले, डिफ्यूज कर दिया हमने किसी को, अब फ्यूज मत समझना आप लोग, कहीं आप सोचोगे फ्यूज हो गया, हाँ डिफ्यूज हो गया बिल्कुल। कई लोग समझ रहे होंगे मैं फ्यूज की बात कर रहा हूं कि फ्यूज उड़ गया कहीं, या उससे हमने फ्यूज को डिफ्यूज कर दिया। सेपरेट नहीं, और इसके अलावा कोई मूवमेंट, आदित्य गवास, ब्रेकिंग डाउन अनुजा, और इसके अलावा फ्लो, पृथ्वीराज परफ्यूम एग्जाम्पल, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है पृथ्वीराज आपका। स्टॉप द रिएक्शन, स्प्रेड, वेरी गुड। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, देखो सस्पेंस हम करते हैं यहाँ पे खत्म, और खोलते हैं हम दरवाजा यहां से। देखो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब कोई भी क्या होता है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैस के मिक्सचर अगर फ्लो करती है, गैसियस मिक्सचर अगर फ्लो करती है फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम, देखो गैस तो फ्लो करेगी करेगी, ये तो आप रोक नहीं सकते आप लोग, कहां, हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे सपोज करो गैस लीक हो रही है, आपने देखा गैस लीक हो रही होती है, आप समझ जाते हो गैस लीक हो रही है, ठीक है। तो गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है सिलेंडर में और वो पूरी फैल जाती है, तो हम कहेंगे डिफ्यूज हो गया। अगर आपने कोई अगरबत्ती जला दी या कोई परफ्यूम कर दिया तो क्या होगा, वो पूरे रूम में फैल जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
ठीक है, पहला क्या हो गया, लीकेज ऑफ गैस। लीकेज ऑफ गैस, आपके रूम में देखो आपने थोड़ा सा गैस छोड़ी और पूरे रूम में फैल गई, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और क्या होता है, बर्निंग ऑफ, उसे क्या कह सकते हैं, या परफ्यूम को स्प्रेड करना, परफ्यूम, परफ्यूम्स, परफ्यूम होता है जो ये पूरे रूम में फैल जाएगा। आपने थोड़ा सा परफ्यूम खोला, पूरे रूम में हो गया। रूम फ्रेशनर, थोड़ा सा आपने यूज किया तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है? हाँ, टायर। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको डिफ्यूजन का, कि जो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसियस मिक्सचर होता है, कहां से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ, बैलून को भी हम कह सकते हैं, बैलून वाला आएगा इफ्यूजन में। अभी हम दूसरा भाई पढ़ेंगे, उसका छोटा भाई। ये बड़ा भाई है डिफ्यूजन, आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो है छोटे भाई का, इफ्यूजन का। ठीक है, रिटर्न लिख लिया सबने, डिफ्यूजन समझ में आ गया सबको, डिफ्यूजन सबको आ गया समझ में। आपने परफ्यूम थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे किया, पूरे रूम में फैल गया, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर आपने कोई अगरबत्ती जलाई और वो पूरे रूम में स्प्रेड होगी, दैट इज उसकी फ्रेग्रेंस, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और गैस लीकेज हो रही है, थोड़ा सा आपने यहाँ से गैस लीक करी और पूरे रूम में फैल गई, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज मूव होगी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है? डन? यस, वेरी गुड। तो ये याद रखना, आपकी केमिस्ट्री अब हिस्ट्री लग रही है। तो ऐसा ही होता है, केमिस्ट्री हम हिस्ट्री बना देते हैं, हिस्ट्री को केमिस्ट्री बन जाती है। तो अब इसके छोटे भाई की तरफ आते हैं, इफ्यूजन की तरफ। इफ्यूजन, उसने कहा डी को हटा दो, डी अच्छा नहीं लगता, कई लोग डी को गलत ले लेते हैं, डी मैरिड्स। ठीक है, तो यहां पे हम इसको लिखते हैं इफ्यूजन। अब इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों के लिए क्या होता है, ये एक ही तरफ चलता है। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इफ्यूजन क्या होता है, देखो डिफ्यूजन ही होता है एक तरीके का, डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन हम यहां पे से फोर्सफुली करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो डिफ्यूजन थ्रू अ स्मॉल होल, थ्रू अ स्मॉल होल, छोटे से होल से आप डिफ्यूज कर रहे हो। आपने छोटा सा होल कर दिया और वहां से डिफ्यूजन हो रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, बाय द एप्लीकेशन ऑफ, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे आप लोग बाइक में चल जा रहे हो, बाइक में, या आप जा रहे हो अपनी साइकिल में, हीरो होंडा, हीरो साइकिल होती है, एटलस, बाइक में चलते जा रहे हो, फिर क्या हुआ, अचानक टायर है आपका, ये टायर, टायर में आपने गैस भरी हुई थी और ये गैस में क्या हुआ, एक स्मॉल होल हो गया, छोटा सा, कोई चीज इसके अंदर चला गया। फिर क्या होगा, कोई चीज यहां से गई और यहाँ पे हल्का सा क्या हो गया, हल्का सा एक होल बन गया, स्मॉल होल। फिर क्या होगा, परफ्यूम बोतल, परफ्यूम नहीं, यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं, टायर की बात। आप साइकिल से चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और चलते 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 क्या हुआ, हाँ फिर मनाली, बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पे एक छोटी सी चीज आई, उस पे लग गई करते हुए। हाँ, तो क्या होगा, यहां से सारी की सारी गैस निकल गई बाहर। ठीक है, धीरे धीरे करके सारी गैस बाहर निकल गई। तो स्मॉल होल से देखो, बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, आप बैठे हो तब भी उठने का नाम नहीं ले रहे हो, आप लोग चलते जा रहे हो फिर भी आराम से, तो क्या होगा,
ये सारी गैस फोर्सफुली बाहर निकल गई। ये जबरदस्ती करवाते हो आप, फोर्स अप्लाई करा आपने बाहर से फोर्स को। कैमरा साइड में अच्छा, ओके ओके ओके, इसको मैं इधर लिखता हूं, यहाँ पे स्पेस खाली है। तो ये समझ में आ रहा है आपको बाइक वाला किस्सा? तो दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो इफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? हाँ, फैक्ट्री चिमनी है। तो इसे कहते हैं क्या? इसे हम कहेंगे इफ्यूजन। तो इफ्यूजन का मतलब जैसे बैलून हो गया, बैलून आपने फुला के रखा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और कुछ टाइम बाद उसमें किसी ने क्या कर दिया, छोटा सा होल कर दिया, बैलून बनाया आपने, फुला के बहुत अच्छा तैयार कर दिया। आपने कहा चलो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे छोटा सा होल कर दिया किसी ने। फिर क्या होगा, थोड़ी थोड़ी गैस यहाँ से बाहर निकलती चली जाएगी। तो स्मॉल होल से अगर जो गैस रिलीज होगी, निकलेगी, अगर वो स्मॉल होल से निकल रही है, तो दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन ही है एक तरीके का। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों समझ में आ गए आपको? समझ में आया या नहीं आया समझ में इफ्यूजन? यस, ओके। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों के लिए स्टार्ट होता है। अब देखो ग्राहम्स कहता क्या है, हम उसमें आ जाते हैं। ग्राहम्स क्या कहता है, देखो ग्राहम्स की बात को हम करते हैं कि ग्राहम ने कहा क्या। अब आ गए हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। ग्राहम्स साइंटिस्ट का नाम है, जो भी मैं यहाँ पे लिखाता जाऊंगा, उन्होंने क्या किया है, अपने नाम से किया हुआ हर एक चीज, ताकि आप लोग उन्हें भूलो मत। तो ग्राहम्स क्या कहता है, देखो डिफ्यूजन में या इफ्यूजन, एक ही लॉ है डिफ्यूजन या इफ्यूजन के। तो कहता है ग्राम्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान रखना, रेट का मतलब किस स्पीड से डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। अब ये बताओ आप लोग, जब परफ्यूम से स्प्रे करते हैं, हाँ हाँ हाँ, पृथ्वीराज सही कहा आपने। तो देखो अब ग्राम्स की बात पे आते हैं हम लोग, ठीक है? अब आप खुद मुझे आंसर देना कि एक है, एक पर्सन है जो ठीक ठाक है, ठीक है, और एक पर्सन है जो ये है। अब इनमें से तेज कौन भागेगा बताओ? ए तेज भागेगा या बी तेज भागेगा? कौन तेज भागेगा बताओ? ए, वेरी गुड सुचित्रा, मनाली, पार्थ, अनुजा, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहता हूं। ये तो आपको दिख रहा है दिखने में खली, और ये है आपका हल्का वाला, ठीक। तो अब मैं इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलता हूं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसे समझाते हैं। एक का मोलर मास ज्यादा है, एक का मोलर मास है 100, 100, और एक का मोलर मास है 50। ज्यादा कौन भागेगा तेज? तेज कौन भागेगा इसमें से? एक का मोलर मास 50 है और एक का 100 है। वेरी गुड अंश, मनाली बिल्कुल सही, आदित्य मयकर वेरी गुड, और पृथ्वीराज सूर्यवंशी, बस इसने यही देखा, लॉ बना दिया। मैंने कहा इससे अच्छा मुझसे पूछ लेता, ठीक है, इनसे पूछ लेता, देखो सबने बता दिया, इसने से लॉ बना दिया। बताओ, ग्राम्स ने उसी को लॉ बना दिया। तो ग्राम्स क्या कहता है? ग्राम्स कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, अब बताओ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के? नहीं, हाँ मनाली ने सही बताया है आंसर, आयुष यादव ने सही बताया, आदित्य वेरी गुड। अभी हमने क्या कहा? रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसका मोलर मास ज्यादा है, क्या उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा क्या? हाँ, अब सही बोलो। अभी आपने अभी तो आंसर सही दिया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर बढ़ेगा
तो मोलर मास क्या होगा, कम होगा। जितना कम मोलर मास होगा उतना उसका डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। उतनी तेज स्पीड से भागेगा वो, टिंग 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 टिंग। तो क्या होगा, जितना मोलर मास उसका कम होगा उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इसको इसने लॉ बनाया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। ठीक है, मोलर मास और रेट ऑफ डिफ्यूजन में एक चीज और उसने देखी कि स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। ठीक है, स्क्वायर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गई लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास की। ठीक है, या फिर मोलर मास और डेंसिटी अभी हमने देखा था एक ही जैसे होते हैं। मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पे डेंसिटी और मोलर मास एक ही बात हो गई। तो उसने कहा चाहे आप डेंसिटी का हो चाहे आप मोलर मास का हो, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला निकाला था डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। किसी को याद हो, अभी मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था प्रेशर मोलर मास अपॉन आरटी। तो इससे क्या पता चलता है कि जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी मोलर मास भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो मैं यहां से ही लॉ बना रहा हूं, यहां से ही लॉ बना रहा हूं। इसकी कंडीशन क्या है, देखो प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और एरिया भी कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि इफ्यूजन में एरिया का मैटर है। अगर आपने होल बड़ा बना दिया तो क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीजें उसने कांस्टेंट रखी। कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रखी, उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा और एरिया को कांस्टेंट रखा। इन तीनों चीजों को उसने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से ही मैं स्टेटमेंट बना दूंगा इसका। आप देखो स्टेटमेंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टेटमेंट आप खुद बना सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हो, खुद बना सकते हो। तो यहां से मैंने स्टेटमेंट बना रहा हूं, देखो इसको। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस, क्योंकि गैस एक नहीं होगी, अब तो अलग अलग गैस होंगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस, जो डिफरेंट गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा इज, अब ये डायरेक्टली लिखूं या इनवर्सली लिखूं, इज डायरेक्टली या इनवर्सली तो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और फिर आगे मुझे क्या भी जोड़ना है, स्क्वायर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी या मोलर मास। डेंसिटी भी हो सकता है और मोलर मास भी हो सकता है, डेंसिटी या मोलर मास ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस। तो इसी को इसने क्या किया, लैंग्वेज में बना दिया डिफरेंट गैसेस। कोई दिक्कत आई, देखो खुद भी आप बना सकते हो, यहां से बना लो। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैस, क्योंकि एक तो होगी नहीं, बहुत सारी हमने अलग अलग गैस ली है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको या अंडर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास या डेंसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज को मिस कर दिया, क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड एरिया, ये लिखना जरूरी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड एरिया। ठीक है, इसे लिख लो आप लोग, दिस इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ। जल्दी और जल्दी एंड जल्दी।
डन, वेरी गुड। अब फिर मैं आपको स्पीड पूछता हूँ, इसे मैं रब कर देता हूँ, लिख दिया होगा आपने, बुक में भी लिखा हुआ ये एज इट इज। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूं जरा सवाल, उसमें से आपको सबको देखो मोलर मास आना चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब मैं बोलूंगा एक गैस ली मैंने हीलियम गैस, एक गैस ले ली मैंने ऑक्सीजन गैस, एक गैस ले ली मैंने CO2 गैस। 1 2 3। देखो हीलियम का होता है 4, सबको पता है। ऑक्सीजन एक होता है 16, कार्बन होता है 12। अब बताओ इन तीनों में से सबसे तेज कौन भागेगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ वेरी गुड अदिति, अंश, सूर्यवंशी। देखो बहुत कितना आसान सा क्वेश्चन पूछता है आपसे वो। पार्थ, आदित्य मयकर, मनाली, आयुष, वेरी गुड। देखो सिंपल क्वेश्चन। आप बोलोगे कोई क्वेश्चन है वैभवी, रुजुल, वो क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि देवकर सही आंसर कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो आपने देखा कि मोलर मास, हीलियम का मोलर मास 4 है, सबसे कम, तो सबसे तेज भागेगा हीलियम। अब इन दोनों में से कौन तेज भागेगा? O2 और CO2 में से, O2 और CO2 में से आदित्य मयकर राइट है, बाकी मिस कर गए, मिसिंग हो गया। आदित्य सही है, और पार्थ और रुजुल सही आंसर है, सुचित्रा फर्स्ट तो सही है, आयुष है, बाकी मिस कर गए। देखो सबका आपको मोलर मास निकालना है, मोलर मास। मोलर मास देखो, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 इंटू 2 यानी 32, और O2 तो इसमें पहले से ही है। हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही आंसर, O2 तो इसमें पहले से ही है, सी और आ गया देखो, 12 इंटू 32 यानी 44। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो हल्के भागेगा, उसकी स्पीड कम होगी, यानी ऑक्सीजन तेजी से भागेगा। देखो ऐसे हो जाएगा, ऑक्सीजन का 32, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका स्पीड कम। अभी मैंने बताया ना आपको, जो भारी होगा वो क्या होगा? 1 2 3 होगा। पृथ्वीराज थोड़ा सा एक बार चेक करो अगेन। ऑक्सीजन तेज भागेगा CO2 से, क्योंकि CO2 का मोलर मास होता है 44 और ऑक्सीजन का होता है 32। तो 32 कम भागेगा, सॉरी तेज भागेगा, हल्का है ना ये, जो हल्का होगा उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, और जो भारी होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। कौन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग गैस के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, इजी, ओके। अब देखो, अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। देखो जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, आगे हम जाएंगे, इसके हायर लेवल के हाई क्वेश्चंस होते हैं इसमें काफी। अब हम इसमें करते हैं डिफरेंट गैस के लिए निकालेंगे। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन को जनरली हम R से डिफाइन करेंगे। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम शॉर्ट लैंग्वेज में कहते हैं R। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम कहते हैं R, ध्यान रखना, मैंने R वर्ड किया है तो आप समझ जाना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन है। अब मैंने कहा सपोज मैंने दो गैस ले ली, एक ले लिया 1 गैस, एक ले ली मैंने 2 गैस, तो ये गैस मैंने यूज की है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पहले गैस के लिए कितना होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन फॉर फर्स्ट गैस के लिए हो जाएगा R1, और ऐसी रेट ऑफ डिफ्यूजन सेकंड गैस के लिए हो जाएगा R2। ठीक है, ऐसी मैंने क्या किया, मोलर मास, जो मोलर मास है वो फर्स्ट गैस के लिए हो जाएगा M1, और सेकंड गैस के लिए हो जाएगा सपोज करो M2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, तो फॉर्मूला बनेगा R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M1 अंडर रूट में, और अगर मैंने कहा R2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन M2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशियो निकाला दोनों का, तो रेशियो के लिए क्या होगा? देखो R1 अपॉन R2, इसे क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, R1 अपॉन R2। इसे जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, k लिख दो, k लिख, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा के अपॉन अंडर रूट m1 अपॉन के अपॉन अंडर रूट m2। अब देखो ये m2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इधर मल्टीप्लाई, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका m2 अपॉन m1, ध्यान रखना है m2 अपॉन m1, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1। डन। अगर ये डिफरेंट गैसेस के लिए, दो गैसेस के लिए ले लिया मैंने कोई भी, वो कई बार कहता है रेशियो बताओ, तो रेशियो में आपको ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या होगा, तो हमने क्या करना है r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन m1। समझ में आया या नहीं आया? और अब मैं अगर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी यही फॉर्मूला होगा। देखो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू अंडर रूट वेपर डेंसिटी 2 का अपॉन वेपर डेंसिटी 1 का। डेंसिटी और मोलर मास सेम होते दोनों के दोनों, डेंसिटी और मोलर मास सेम होंगे, डेंसिटी मोलर मास सेम होंगे। अब वेपर डेंसिटी का भी एक ही होगा, क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, यहां भी 2 लिखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला लिख लो आप लोग। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको इसमें रेशियो में। डन, तो जल्दी जल्दी लिखो, फिर मैं देता हूं आपको एक क्वेश्चन। डन, ओके। हाउ वेपर डेंसिटी, देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास होता है। मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे मैं इसको चेंज कर देता हूं, चलो इसको मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो यहां पे मैंने इसे चेंज कर दिया, मैंने क्या लिखा यहां पे, वेपर डेंसिटी 2 की इंटू 2 अपॉन, इसको 1 के लिए क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ 1 का इंटू 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, वेपर डेंसिटी 2 की अपॉन वेपर डेंसिटी 1 का। ठीक है, और डेंसिटी कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया कि जो मोलर मास होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो जितना मोलर मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगा, तो इसलिए d1 अपॉन d2। और कंडीशन क्या है, बारिश बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। अब देता हूं मैं आपको रेशियो का सवाल और आपको देना है उसका जवाब। ठीक है, देखते हैं कौन इसमें से सही आंसर दे पाता है। मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा एक्सेप्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आपको खुद अंदाजा लगाना है। 4 मिनट लेफ्ट, ओके। अब मैंने बोला बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो बताओ, आपको बताना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो। और कौन कौन सी मैंने गैस ली है, एक गैस ले लिया मैंने हीलियम और दूसरी गैस ले ली मैंने ऑक्सीजन। देखो हीलियम का आपको पता है, ऑक्सीजन का आपको पता है, इन दोनों का रेशियो कौन बताएगा, इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो। अंश गांधी, मिस कर गए आप लोग, ऑक्सीजन है ये, O2 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। हाँ अब सही है, रुजुल नहीं, मिस कर गए। हाँ आदित्य मयेकर का सही है, पार्थ, सुचित्रा राइट आंसर, वेरी गुड। और मनाली, अच्छा अच्छा, अंडरवुड भी तो है इसमें, अंडरवुड भी है इसमें, अंडरवुड, सॉरी मिसिंग कर गया मैंने। देवकर, अंश गांधी, आप सही है आपका आंसर, अंडरवुड भी है, अंडरवुड, हाँ। प्रसाद खटके बिल्कुल सही। सूर्यवंशी मिसिंग कर गए थोड़ा सा, अंडरवुड था इसी वजह से मैं मिस कर गया। एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखो इसका He अपॉन HO2 इज इक्वल टू, देखो अंडरवुड मैंने क्या कहा था आपको,
मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अभी हमने कहा मोलर मास निकालो, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो 4 8 जा 32। अब इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√2:1 या √8/1। ये अंडर रूट भी ध्यान रखना, ये मिस हो गया था मुझसे कैलकुलेशन में, तो अंडर रूट का भी ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, देखो √8:1 ऐसे आएगा इसका आंसर, √8:1। हाँ ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे ही करना आपने। क्वेश्चन में देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपको बोलेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं क्योंकि टाइम कम बचा है मेरे ख्याल से। हाउ 1 मिनट, ओहो, तो यहीं पे मैं ऑफ करता हूं। होपफुली आप लोग इसका क्या करोगे, 2 मिनट है तो इसको लॉ को पढ़ो आप लोग। 3 मिनट्स, ओके, टाइम तो बढ़ता जा रहा है। 1 2 3, हाउ कैन टाइम बढ़ने के साथ साथ, अच्छा होमवर्क दे दीजिए, होमवर्क देता हूं चलो मैं आपको। 2 मिनट तो लिखो आप, जल्दी जल्दी से रेशियो लिखो। होमवर्क है कि रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ, अंडरूट में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, पहला लिखा मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन और दूसरा लिख दिया मैंने यहाँ पे SO2, इन दोनों का रेशियो बताना है। सेकंड देखो, जल्दी जल्दी से आप लोग लिखते चले जाओ, नाइट्रोजन का, दूसरा नाइट्रोजन एटम का गैस में, तीसरा थर्ड वन इज हीलियम रेशियो CH4। ठीक है, CH4 कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन होता है, ये याद कर लो आप लोग, देखो कई बार आएगा ये। इसे मैंने कहा था एटॉमिक मास को याद कर लो, बहुत बार आएगा ये, इसे टिप्स में होने चाहिए आपके। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ये टिप्स में होने चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे। एटम का कैसे निकालें, एटम के लिए 14 हो जाएगा बस, एटम का मतलब 14, अगर N2 ले लिया मैंने 28। ठीक है, एटम का 14 ही लिख देना। फोर्थ वन है इसमें, हीलियम हो गया, नियोन, नियोन का होता है, नियोन का हो जाएगा 20 रेशियो, 20 रेशियो यहां पे लिख दिया मैंने N2O3, N2O3। तो इस तरीके से आप इसका रेशियो निकालते चले जाओ। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकालना आपने ट्राई करके देखो, अच्छा लगता है, आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, आगे हम कल करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, लेस देन 1। तो हम चलते हैं, बाय, हैव अ नाइस डे। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका नियॉन, नियॉन